बहुत से लोगों के मन में गलतफहमी है कि एक पावर प्लांट से बिजली जनरेट करने के बाद डायरेक्टली इस पावर को एक वायर के जरिए कनेक्ट किया जाता है और फिर वो आपके घर तक पहुंच जाती है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर ये काम इतना सिंपल होता तो आखिर इसमें हजारों करोड़ों का खर्च क्यों आता? आखिर कैसे पहुंचती है बिजली आपके घर तक? ट्रांसफार्मर्स का क्या रोल है और क्यों इलेक्ट्रिसिटी टावर्स को इतना ऊंचा बनाया जाता है? आज जानेंगे यही सब इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के समय में तो हम बिजली को तो बिल्कुल ही नोटिस नहीं करते, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि हमारे घर में 24 घंटे बिजली ना हो। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था और हमेशा से हमारे पास एसी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। जिन लोगों ने स्कूल में साइंस पढ़ी है वो जानते होंगे कि एसी और डीसी दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है। डीसी इलेक्ट्रिसिटी वो है जो आपको बैटरीज या सेल्स में मिलती है, और एसी इलेक्ट्रिसिटी जो आज हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट से घर तक लाने के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो फाइनेंशियल चैलेंज है। आप सिर्फ उतनी ही बिजली के लिए पे करते हैं जो आपके घर तक पहुंचती है। लेकिन आपको पता ही होगा कि पावर प्लांट से घर तक बिजली लाने के बीच में हीट के रूप में बहुत सारा पावर लॉस भी होता है, जिसका मतलब है कि हर कंपनी ये लॉस झेल रही है। इसका सिंपल सोल्यूशन तो ये होता है कि हर गली छोड़कर एक पावर प्लांट बना दिया जाए। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है, और यहीं से दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है। पावर प्लांट्स को बनाना बहुत ही महंगा है। इसके अलावा उन्हें ज्यादा जगह भी चाहिए, और कोई भी आदमी हेल्थ रीजंस की वजह से पावर प्लांट के आसपास नहीं रहना चाहेगा। इसलिए इन पावर प्लांट्स को शहर के बाहर किसी दूर दराज के इलाके में बनाया जाता है। यानी कि अब पावर प्लांट घर से और भी ज्यादा दूर हो गया है, और जितना दूर पावर प्लांट होगा उतनी ही ज्यादा पावर लॉस भी। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ तो आ ही गया होगा कि ये इतना तो सिंपल नहीं है। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अगर बहुत सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो हमें स्कूल में P=I²R की ये इक्वेशन पढ़ी है। ये पावर लॉस की भी इक्वेशन है। यहाँ पर R रेजिस्टेंस है और करंट, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस और जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा पावर लॉस भी होगा। तो आखिर इसे कैसे कम किया जाए? इसके लिए स्कूल में एक और इक्वेशन हमें पढ़ाई गई थी, V=IR। इसमें V वोल्टेज है, यानी हम P=VI भी लिख सकते हैं। यहाँ से मामला काफी सिंपल हो जाता है, और टेंशन मत लीजिए, इससे ज्यादा मैथ इस वीडियो में नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस इक्वेशन का सिंपल मतलब है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो पावर कम लॉस के साथ ट्रांसमिट हो पाएगी। यही वजह है कि पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की होती है। पर इस हजारों वोल्ट की बिजली का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि घर पर तो सिर्फ 220 वोल्ट की जरूरत है। यहाँ पर काम आते हैं हमारे ट्रांसफार्मर्स। सबसे पहले एक सेट ऑफ ट्रांसफार्मर्स तो हमें पावर प्लांट के पास ही मिल जाते हैं, जिन्हें स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स कहते हैं, और इनका काम वोल्टेज को बढ़ाना होता है जिससे कि बिजली आप तक पहुंच सके। लेकिन आपके घर तक बिजली आने से पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से गुजरती है, जो आपने आसपास देखे होंगे, और ट्रांसफार्मर्स इस वोल्टेज को कम करके 220 वोल्ट तक ले आते हैं, जिससे आपके घर में सही वोल्टेज में बिजली आ जाती है। अब अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब देखते हैं कि इन पावर लाइंस में क्या होता है। पावर प्लांट्स में जिन वायर्स में बिजली ट्रांसमिट की जाती है वो ज्यादातर इंसुलेटेड नहीं होती हैं, यानी अगर आप उन्हें छुएंगे और इसी चीज से बचने के लिए इन्हें बड़े बड़े टावर्स के ऊपर से पास करवाया जाता है, ताकि गलती से भी कोई आदमी इन्हें छू ना ले। लेकिन कोई जिद्दी आशिक खुद टावर पर चढ़ जाए तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। इन्हें मेनली इसलिए इंसुलेट नहीं किया जाता क्योंकि ये काफी महंगा होगा, और क्योंकि इस प्रोसेस में पहले ही बहुत खर्चा आता है, इसलिए यहाँ पर पैसा खर्च किया जाएगा तो आपके घर की बिजली महंगी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। इस बिजली को 3 फेज में ट्रांसफर किया जाता है, और तीनों फेज की वायर्स के बीच में हमेशा ही स्पेस रखा जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। इन टावर्स के आसपास कंडक्टर्स भी लगाए होते हैं, जिन्हें इंसुलेटर की मदद से ढक दिया जाता है। ये इंसुलेटर्स सेरामिक डिस्क से बने होते हैं, ताकि अगर कभी बारिश के कारण ये गीले भी हो जाएं, तब भी पानी को कंडक्टर्स तक पहुंचने में वक्त लगे और इलेक्ट्रिसिटी लॉस ना हो। इसके अलावा हर टावर पर कुछ छोटे छोटे कंडक्टर्स भी लगे होते हैं, जिन्हें हम डमी कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। इनमें कोई करंट नहीं होता, बल्कि ये इसलिए होते हैं कि कभी अगर आसमान से बिजली गिरे तो इन पर गिरे और करंट कैरी करने वाली वायर्स को कोई नुकसान ना हो। अभी तक आपको कुछ कुछ समझ आने लगा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी घर तक पहुंचाना इतना सिंपल नहीं है। लेकिन सिर्फ हाई वोल्टेज ही ऐसी अकेली चीज नहीं है जिसका ध्यान इन्हें रखना होता है।
यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये चूज करने की भी होती है कि ट्रांसमिशन लाइंस को किस मटेरियल से बनाया जाएगा और वो किस साइज के होंगे। कंडक्टर के साइज या मटेरियल में अगर छोटा सा भी चेंज हुआ तो बड़े स्केल पर ये काफी महंगा पड़ सकता है। इसलिए कंडक्टर्स को इस तरह रेट किया जाता है कि कितने टेम्परेचर पर वो कितना करंट कैरी कर सकता है और इसी हिसाब से इन्हें चूज किया जाता है। ये कंडक्टर्स करंट के कारण काफी ज्यादा गर्म भी हो जाते हैं और ये दूसरी बड़ी वजह है कि टावर्स को इतना ऊंचा बनाया जाता है, वरना अगर ये किसी पेड़ के पास हो तो उसमें आग भी लग सकती है। और अगर बहुत सारे पेड़ या जंगलों से ये पावर लाइंस गुजर रही होती हैं तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसके अलावा तेज चलने वाली हवाएं भी वायर्स के दुश्मन है, क्योंकि इसके कारण ये हिलने लगेंगी और डैमेज हो सकती हैं। लेकिन टावर्स के आसपास स्टॉक ब्रिज डंपर्स नाम के डिवाइसेस लगाए जाते हैं जो हवा के इस प्रभाव को एब्जॉर्ब कर सकें और इन्हें स्टेबल रखें। अगली प्रॉब्लम जो पावर लाइंस के साथ है वो भी आपको स्कूल की किताबों में मिल जाएगी। आप जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है और अगर इनके आसपास कोई मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं तो इन पर भी ये बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसलिए इन्हें उस हिसाब से भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। वैसे यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सूरज से जो सोलर विंड्स निकलती हैं उन्हें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर देती हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो ये सोलर विंड्स अपने मैग्नेटिज्म से पूरी धरती के ग्रिड को एक बार में ही खत्म कर सकती हैं और पूरी धरती अंधेरे में जा सकती है, क्योंकि इन्हें रिपेयर करने में सालों का वक्त लग सकता है। इसमें चिंताजनक बात यह है कि अभी तक पृथ्वी की तरफ वो सोलर विंड्स आती हैं जो बहुत ही हल्की होती हैं, लेकिन अगर कभी सोलर विंड्स की कोई बड़ी वेव आई तो पूरी धरती का अंधेरे में जाना लगभग तय है। खैर, अगर आगे की परेशानियों की तरफ चलें तो इन वायर्स में करंट पास होने के कारण बहुत सारी नॉइज भी जनरेट होती है जो शायद आपने सुनी हो। इस चीज को भी इंजीनियर्स को कंसिडर करना होता है और इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये नॉइज इतनी ज्यादा ना हो कि आपके कान इसे हैंडल ना कर पाएं। ये सभी प्रॉब्लम्स एक बड़ी वजह है जिस कारण बहुत से देशों की सरकारें लोगों को इंडिपेंडेंटली घर पर सोलर पैनल लगाकर बिजली जनरेट के लिए भी मोटिवेट कर रही है। Solar energy, it is likely to account for 60% of global renewable power growth in 2022. If we can fly an airplane entirely solar powered, Solar power plants in orbit would be able to provide energy day and night all year long. भारत में भी घर पर सोलर पैनल्स लगाने पर सरकार की तरफ से आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट देने की स्कीम्स लॉन्च की गई थी, क्योंकि इससे न सिर्फ क्लीन एनर्जी बनती है बल्कि ट्रांसमिशन लाइंस पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है और बहुत सारा पावर लॉस भी बच जाता है। खैर, ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर जो दर्शाता है कि एक पावर प्लांट से आपके घर पर बिजली कैसे पहुंचती है। इस बीच और भी कई स्टेप्स हैं, लेकिन वो इतने टेक्निकल हैं कि उन्हें इंजीनियर्स के लिए छोड़ देना चाहिए। हमें कमेंट्स में ये बताइए कि क्या आपने कभी सोचा था कि घर तक बिजली पहुंचना इतना मुश्किल रहता होगा। उम्मीद है आपको आज की इस नई वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।